गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में जो केमिस्ट्री का प्रश्न है, विषय कोड 118। इनके सभी प्रश्नों का जो विस्तार में हल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपकी 12वीं बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से और अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके तैयारी के इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपका 12वीं बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर रहे और आप अच्छे अंकों से पास करके अपने भविष्य की उज्जवल कामना कर सकें। तो इसी कड़ी में इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, तो इस तरीके के वीडियो के सीरीज़ लगातार आपके एग्ज़ाम तक मैं हर एक चैप्टर से, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से लेकर के सब्जेक्टिव प्रश्नों तक का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यदि आपको वीडियो देखने के बाद पूरी तरीके से अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी साझा करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। या फिर यदि आप अभिभावक हैं तो वैसे बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो 2025 की 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों का हल कैसे हम करेंगे, या प्रश्नों को अटेम्प्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बच्चों आप बार बार नहीं बैठेंगे, इस चीज़ का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम में आप बार बार नहीं बैठना चाहते हैं। एक ही बार मौका मिलेगा, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मौका तो आपको कई बार मिल सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अच्छे स्कोर के साथ पास करें तो आपको इस एग्ज़ाम को काफ़ी सीरियस तरीके से और अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छे स्कोर के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए हम आपके कड़ी को मजबूत करने के लिए ऐसे वीडियो तो लेकर के आते ही रहेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि सेंटअप ही नहीं, अभी तक के जो बीएसवी द्वारा जो है आयोजित जितने भी मंथली परीक्षाएं हैं, सभी मंथली परीक्षाएं के प्रश्नों का भी हल हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे और एग्ज़ाम से पहले देंगे। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है अपने मंथली एग्जामिनेशन के प्रश्न और सेंटअप में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों में से कई प्रश्न को रिपीट करके जो है सो फाइनल एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो इस लहजे से यदि आप है सो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से यदि देख कर जाते हैं तो आपकी तैयारी, या कहें तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो तैयारी तो आपकी होगी ही, लेकिन उसी तैयारी को मजबूत करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अगले 30 से 40 मिनट तक है सो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे प्रश्न या इस वीडियो में आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, अगर आपका पेपर में आता है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आसान तरीके से उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों। इससे पहले बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और उससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। और यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरीके के कई वीडियो और लेकर के आने के लिए सोचेंगे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी बात है, यदि आप अभिभावक हैं तो वैसे बच्चों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा में, यानी 2025 में आयोजित होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो वैसे बच्चों को आपके कारण अगर तैयारी उनकी अच्छी हो जाए तो इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों, वीडियो को हम शुरू करने से पहले देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, समय अवधि क्या होती है और किन बातों को परीक्षा में ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो चूँकि मैं बिहार बोर्ड परीक्षा समिति को लेकर के फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ,
तो ये थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी वीडियो मेरे आएंगे उसमें सीरियली हम बिल्कुल ऐसा आपके प्रश्नों पर ही बात करेंगे, इधर उधर का कोई बात नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम चूँकि ये सेंटअप एग्जामिनेशन का प्रश्न है, हूबहू फाइनल की तरह ही सेंटअप का परीक्षा होता है और इसी पैटर्न में आपके फाइनल में भी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो बच्चों आपका यहाँ पे टोटल यदि देखेंगे तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न पत्र में। 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे और 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे। तो आपको बनाना कितना है, इस 70 प्रश्न में बच्चों किसी भी 35 प्रश्न का हल आपको करना है, जहाँ से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर मिलेगा, यानी 35 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस 20 प्रश्न से किसी भी 10 प्रश्न का सॉल्यूशन आपको करना है, यानी लिखना है, जो प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा, यानी यहाँ से आपको 20 नंबर प्राप्त हो जाएगा। और इस 6 नंबर वाले से बच्चों किन्हीं 3 ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है वो 5 अंक मिलेंगे और यहाँ से इस तरीके से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। यानी टोटल जो है वो आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन केमिस्ट्री विषय में 70 नंबर का होने वाला है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो हम प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। उस वीडियो से आप है सो काफ़ी तरीके से वाइवा या कॉपी बनाने से लेकर के आप प्रैक्टिकल के प्रिपरेशन में आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, जो प्रश्नों का पैटर्न है, आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे हम बात करते हैं बच्चों की टाइम को लेकर के। टाइम आपको यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 3 घंटा में आप क्या करेंगे, 3 घंटा 15 मिनट में 3 घंटा आप प्रश्न को हल करने में व्यतीत करेंगे और 15 मिनट जो है बच्चों इसमें आप कॉपी को साफ़ सुथरा और शुद्ध भरने का कोशिश करेंगे, जिसमें आपका नाम होगा, रोल कोड, रोल नंबर, ये सभी चीज़ें जो भी हैं वो एकदम शुद्ध भरने का प्रयास कीजिएगा। और भरने के बाद क्या है कि आप प्रश्न पत्र को चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि प्रश्न पत्र मुद्रित पेजों की संख्या 24 है, तो सभी पेज यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उस प्रश्न पत्र में सभी पन्ने हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। प्लस में आपको जो कॉपी मिलेगा लिखने के लिए, उस कॉपी में सभी पन्ने हैं कि नहीं, सभी कुछ मतलब कि कॉपी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी कटा छटा हो या बीच से फटा हो, ये चीज़ को पहले ही चेक कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि हम प्रश्न लिखना उत्तर लिखना शुरू कर दिए हैं और आधा लिखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा कॉपी डैमेज है या फटा हुआ है। तो ये चीज़ को पहले ही चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आंसर राइटिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो ये रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, बच्चे इसको काफ़ी लाइटली में लेते हैं और गलत डाटा भरने के कारण अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर सही वगैरह जो है सो सही से नहीं भरने के कारण उनको जो है सो रिजल्ट में नुकसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं सेंटअप परीक्षा की जो है सो सभी प्रश्नों का हल एक एक करके देखेंगे। जो शुरुआत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसको धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को देखिए, ईमानदारी से। आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है। तो देखिए पहला वीडियो जो है वो क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में, यहाँ पे यदि आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 3। यहाँ पे किस में पूछा गया है, तो घनाकार क्रिस्टल में यानी क्यूबिक क्रिस्टल में। इंग्लिश में है द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। तो जहाँ जब भी क्यूबिक क्रिस्टल का बात आएगा तो आंसर हमारा कितना होगा, 3 होगा। यहाँ सभी प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें होने वाले ब्रेवियस लैटिस की जो संख्या है वो हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। तो क्यूबिक में जो ब्रेवियस लैटिस की संख्या 3 होती है, टेट्रागोनल में 2 होती है, ऑर्थोरोम्बिक में 4, रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1 और मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको 2-3 बार जो है सो देख सकते हैं और इसको याद कर लें, चूँकि ज़रूरी नहीं है
कि सेंटअप परीक्षा में आपसे क्यूबिक क्रिस्टल के वेरियस जालकों की संख्या पूछा है, तो फाइनल में भी वही पूछे। हो सकता है कि 7 में से किसी एक को पूछ दे हूबहू इसी तरीके का प्रश्न। और सबसे बड़ा बात है कि आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को आप 2-3 बार, जितना बार आप रिपीट कर सकते हैं उतना बार देखें। आप सुन करके ही कई चीज़ों को आपके अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये उम्मीद करता हूँ फर्स्ट प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट था वो भी हम करवाने का भरपूर कोशिश किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। याद रखें कि यहाँ नहीं है, गुण नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहला में है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशा में एक समान गुण। दूसरा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सुस्पष्ट गलनांक। तीसरा है डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी निश्चित ज्यामितीय आकृति। और चौथा है उच्च अंतराण्विक बल। तो आप देखेंगे तो क्रिस्टल का गुण ये तीनों है। कौन तीनों है? यानी सुस्पष्ट गलनांक भी होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होता है और उच्च आंतरिक बल भी होता है। तो यानी ये तीनों है, तो नहीं कौन होगा? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्या होता है कि क्रिस्टल डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं बच्चों। डायरेक्शन डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल के गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी क्रिस्टल का गुण नहीं होता है। और यही चीज़ हमसे पूछा गया है। इज़ नॉट मतलब कि नहीं है, प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, यानी गुण नहीं है। तो कौन सा? ए नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अगर इसी प्रश्न को रिवर्स करके आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण होगा, तो ये 3 में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो वो ही सही करना है। अगर गुण है पूछा जा रहा है तो क्या होगा कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी सुस्पष्ट गलनांक होता है। एक निश्चित तापमान में है सो क्रिस्टल क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। उसके बाद है डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप भी होते हैं, यानी कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। सभी क्रिस्टल का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई क्यूबिक होता है, ट्राइगोनल होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, मोनोक्लिनिकोइड होता है। इस तरीके से उसका एक आकृति भी होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, जिसके कारण क्रिस्टल काफ़ी मजबूत भी होते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है, यानी द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो जब भी BCC की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, तो उसमें पैकिंग इफिशियंसी जो है वो 68% होता है। 68%। तो इसमें देख लीजिए कि पैकिंग इफिशियंसी 68% है, तो इसमें वॉइड्स पूछेगा। यदि आपसे वॉइड्स पूछेगा, याद रखिए, वॉइड्स पूछेगा तो क्या करेंगे? वॉइड्स में जो पैकिंग इफिशियंसी है उसको 100 में से 68 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 और इधर 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी 32% वॉइड्स जाएगा, खाली स्थान। और इफिशियंसी यानी पैकिंग कितना जाएगा? तो 68%। तो दोनों बात में से कुछ भी पूछ सकता है आपको परीक्षा में। यदि पैकिंग इफिशियंसी पूछे किसमें? BCC में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, तो आप कितना मारेंगे? पैकिंग इफिशियंसी 68%। और वॉइड्स पूछेगा तो कितना मारेंगे? 32%। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हम यहाँ एक टेबल लिख दिए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल से प्रश्न कई बार, ये सिर्फ बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री विषय यदि है तो ये टेबल से निश्चित रूप से प्रश्न देखे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल को सबसे पहले ये SCC है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। उसके बाद BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद CCP है, क्लोज क्रिस्टल पैकिंग है, या FCC इसी को बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब। या HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये सभी क्रिस्टल सिस्टम में यदि हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, यानी SCC में
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? एक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एससीसी क्रिस्टल सिस्टम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? तो क्या टिक करेंगे? एक। जब भी एससीसी का बात आए तो आप एक टिक करेंगे। क्या? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 2। और सीसीपी या एफसीसी में 4 होता है और एचसीपी में 6 होता है। कोऑर्डिनेशन संख्या की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एससीसी में 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है, सीसीपी या एफसीसी में 12 होता है और एचसीपी में भी 12 होता है। मैंने थर्ड चीज़ लिखा है पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि पैकिंग प्रगुणता के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैकिंग प्रगुणता जो है वो एससीसी क्रिस्टल में 52.4 होता है, बीसीसी में 68% होता है, सीसीपी या एफसीसी में 74% होता है और एचसीपी में भी 74% होता है। इसी में इन्हीं सब में यदि आपसे कोई पूछ ले कि वॉइड्स कितना होता है तो क्या करेंगे? पैकिंग इफिशियंसी को 100 से माइनस कर देंगे। 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी कर देंगे तो आपको जो बराबर में आएगा वो वॉइड्स निकल जाएगा किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए। जैसे इसका भी हम बताए थे कि 68 इसका पैकिंग इफिशियंसी होता है तो 32 इसका वॉइड्स होगा। वॉइड्स मतलब क्या? क्रिस्टल में खाली जगह। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न तीसरा आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने टेबल के थ्रू जिक्र भी कर दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 4 नंबर। विलायक के 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि विलायक के 100 ग्राम या 1 kg में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो जब भी जो है यहाँ पे ग्राम और केजी का बात हो, ग्राम और केजी का बात हो तो इसका आंसर मोलालिटी होगा। क्या होगा? मोलालिटी। और इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पे एमएल, यहाँ पे ग्राम के जगह पे एमएल रहता और केजी के जगह पे लीटर रहता, इसको देख लीजिए। यदि इसी प्रश्न में इस ग्राम के जगह एमएल होता और केजी के जगह लीटर होता तो इसका उत्तर मोलारिटी हो जाता। कब बोल रहे हैं इस चीज़ को सुनिए। यदि इसी प्रश्न हूबहू प्रश्न यही हो कि विलायक के 100 ml या 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, यदि ऐसा प्रश्न रहता, यहाँ ml और लीटर करके रहता तो मोलरता हो जाता। चूँकि यहाँ ग्राम और केजी में है तो क्या होगा? मोललता होगा। इस चीज़ को आप अंतर करके दोनों चीज़ को याद कर लीजिए। हो सकता है कि यहाँ आपसे मोलालिटी के बारे में पूछा हो, फाइनल एग्जाम में हूबहू इसी प्रश्न को अगर पूछ दे मोलालिटी का तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। देखना आपको क्या है, यहाँ पे ग्राम रहे केजी रहे तो मोलालिटी, ml और लीटर रहे तो मोलारिटी। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। लिट्टी जो बिहार का फेमस फूड है एक प्रकार का, अगर उसको वजन करेंगे बच्चों तो केजी में या ग्राम में ही वजन करेंगे। उसके बाद देखिए इस उत्तर में आ रहा है रीटी, इसमें आ रहा है लिट्टी और इसमें आ रहा है रीटी, रीटी। रीटी को रिलेट करेंगे तो आ जाएगा फ्रूटी, रीटी फ्रूटी। और फ्रूटी का जब हम माप तोल करेंगे तो फ्रूटी किस में मापा जाएगा? या तो ml में या तो लीटर में, है ना। तो आप इस चीज़ को देखिए, जब रीटी वाला आएगा, कब आएगा रीटी वाला? मोलारिटी। रीटी वाला कब आएगा? जब यहाँ पे ml और लीटर में रहेगा। और लिट्टी जो बिहार का एक फेमस फूड है, लिट्टी कब आएगा? जब ग्राम में होगा और केजी में होगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को जो है सो रिलेट करके अपने आसपास के उदाहरण से प्रश्नों को जोड़ करके आप रख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको हूबहू याद दिलाने में मदद करेगा। मानता हूं कि ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण कौन है?
ऑप्शन दिया हुआ है डेंसिटी है क्या, मास है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या, या टेम्परेचर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितने भी प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, केमिस्ट्री में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों का नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चीज़ को आप वीडियो को यदि बार बार देखेंगे तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ दिया। हो सकता है कि अगला ऑप्शन में आपको ये ना मिल के ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाए, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाए, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाए। तो ये 4 में से कोई भी अगर ऑप्शन में रहे तो ये चारों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण है। तो चलिए ये भी प्रश्न हम समझते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा हुआ टर्म भी जो हम बताएं, यानी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। देखिए इसीलिए हम कह रहे थे कि ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी जो है सो ऑप्शन को जोड़ते हुए प्रश्नों को एकदम विस्तार पूर्वक से हम डील कर रहे हैं। प्रश्न अगर घुमा के भी इधर उधर से देता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से उन प्रश्नों को करने के लिए सक्षम होंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं बच्चों। 6 को यदि हम देखेंगे तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण यानी आइडियल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल, इस चीज़ को सुनेंगे, आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सभी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल क्या हो, एक समान हो। जब सभी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल यदि एक समान हो जाएगा तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। उदाहरण में देखेंगे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और जल का सॉल्यूशन है, जो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है, ये तो आइडियल होगा नहीं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और जल है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन है बेंजीन और टॉल्विन। बेंजीन और टॉल्विन बच्चों क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि बेंजीन और टॉल्विन के घोल में सभी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, एक समान होगा। साथ ही ये जो है रॉल्ट्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। रॉल्ट्स लॉ को जो फॉलो करता है वो सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बच्चों कई ऐसे और उदाहरण हैं आइडियल सॉल्यूशन के जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर नॉन आइडियल के बारे में पूछेगा तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि इथाइल अल्कोहल वाटर नॉन आइडियल होता है, और नाइट्रिक एसिड और वाटर भी नॉन आइडियल होता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन भी नॉन आइडियल होता है। आइडियल कौन कौन होता है, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन रहे तो ये भी आइडियल होगा, जो यहाँ लिख दिए हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। फार्मूला भी हम नीचे लिख दिए हैं कि आप गड़बड़ाई नहीं इस चीज़ को सोच के कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो नाम यहाँ लिख दिए हैं, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं। ये क्लोरोबेंजीन है ये, और ये ब्रोमोबेंजीन है, ये दोनों का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। बेंजीन और टॉल्विन जो इसी प्रश्न में दिया हुआ है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के उदाहरण है। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। मेथनॉल और इथेनॉल यानी कि CH3 है ना, मेथनॉल इथेनॉल भी क्या है, आपका आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये मेथनॉल है और ये इथेनॉल है। तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न था 1 के बारे में, हम इस तरीके का कई उदाहरण आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दे दिए हैं। इस प्रश्न को यदि आप बहुत आसान तरीके से या बार बार वीडियो को यदि हम देख के अगर आप जाते हैं, ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को आप टाइम रहते हुए 2-3 बार देखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में सभी प्रश्न का जो हल है वो हूबहू बस जाए। बहुत सारे प्रश्न बच्चों ये आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड एक्शन में ही मिलने वाला है। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में
किसके 0.1 मोल घोल का प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। इंग्लिश में है कि 0.1 मोल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखेंगे ये डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ ये जो चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रासरणी दाब यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही बात है हो रहा है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लिख दिया स्टार करके कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि अभी तुरंत हम ऊपर में बताएं, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना सॉल्यूट पार्टिकल होगा घोल में उसी पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल सबसे अधिक यहाँ पे किस में होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड में होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो ये प्रश्न का हल यदि हम यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न का हल हम आप कहेंगे, अगर आपको ये प्रश्न का हल चाहिए होगा तो आप कमेंट में करेंगे, हम एकदम इसका एक डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे कि कैसे इस तरीके का प्रश्न जो इस नेचर के होंगे, न्यूमेरिकल नेचर के होंगे, उसको आप कैसे डील करेंगे। हालांकि ये बात है, ऐसा नहीं सोचना है कि एकदम इसी प्रश्न का सॉल्यूशन हमको हर हालत में करना है। ऐसा कभी भी एग्ज़ाम में बैठ के ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 70 प्रश्न आपको हैं और 70 में से किन्हीं 35 को ही करना है। तो आपसे जो प्रश्न नहीं बनेगा उसको आप एकदम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा 31.76% होगा। इतना तांबा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इस चीज़ को आप है सो इसी तरीके से याद कर लें। इसका और ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में करें या विद्यालय में मिलिए, इसका हम सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन होना चाहिए, यानी EMF पूछा गया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होना चाहिए किसी सेल का कि उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो, तो हमेशा धनात्मक होता है। जिस सेल का EMF वैल्यू पॉजिटिव होगा उसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया होगी। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो अर्ध सेल अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसका जो है E0 वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, और Fe से Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, इसका E0 वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.41 वोल्ट। तो इसका सॉल्यूशन यदि आप यहाँ देखेंगे तो क्या होता है, EMF बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जो कि यहाँ पे है। तो कैथोड वाला है प्लस 0.76 में से माइनस कर देंगे प्लस 0.41, तो आपका आंसर जो है प्लस 0.35 वोल्ट निकल के आएगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप बना पाएंगे। EMF इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये भी प्रश्न आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है 0.35। सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, कैसे किए हैं, तो प्लस 0.76 माइनस घटा दिए हैं कि इसका एनोड वाला, तो एनोड वाला का E0 का वैल्यू कितना था, प्लस 0.41। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्लस में से ये माइनस घट जाएगा, तो फाइनली आंसर हमारा 0.35 वोल्ट होगा। तो इसके बाद देखते हैं 11 नंबर को। 11 नंबर प्रश्न में है कि जंग है। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है आपसे। इतना आसान प्रश्न आपको कभी भी किसी हालत में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे पूछा गया कि जंग है, यानी कि रस्ट इज, जंग क्या है, तो जंग है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला भी आपको लिख दिए हैं Fe2O3, ये है सो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है
2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, और इसमें X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा दिए मतलब कि हाइड्रेटेड हो गया। यानी फेरिक ऑक्साइड का ही हाइड्रेटेड कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगर इसी क्वेश्चन को पलट के पूछे कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख लें Fe2O3.X वो होता है। X यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ये नमी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जंग में कितनी नमी है ना। X क्या है, चर है, यहाँ पे क्या है, चर अचर आप गणित में पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे चर है, चर मतलब कि इसका मान क्या होगा, बदलते रहेगा, जो कि वातावरण के नमी के ऊपर डिपेंड करेगा। 12 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों, सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है, यानी पूछा जाए सॉल्ट ब्रिज के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के रूप में हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। किसका यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं बच्चों, या फिर ऐसे भी आप याद रखेंगे कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केटायन और एनायन का जो स्पीड है, केटायन और एनायन का जो स्पीड है वो क्या होगा, एक समान होगा, इक्वल होगा। जैसे हम जो बात बोल रहे हैं वो देखिए, KCl में K प्लस है, यानी केटायन K प्लस है और Cl माइनस है। ये दोनों का स्पीड यानी गति करने का जो दर है लगभग एक समान है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केटायन और एनायन का स्पीड लगभग एक समान हो, उसका इस्तेमाल हम साल्ट ब्रिज के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो क्या होगा, KCl होगा। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको सॉल्ट ब्रिज के रूप में ऑप्शन आपको मिल सकता है, KCl भी मिल सकता है या पोटासियम नाइट्रेट भी मिल सकता है, इसका भी यूज है सो सॉल्ट ब्रिज में होता है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट भी मिल सकता है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका भी यूज है सो सॉल्ट ब्रिज में होता है। अब याद रखिएगा कि प्रश्न अगर यदि ऐसा पूछा जाए कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर Ag प्लस Hg2+, ये आप यदि बहुत अच्छे नीट वगैरह का एग्जाम देंगे तो ये प्रश्न पूछा जाने का संभावना रहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Ag प्लस Hg2+ या लेड का 2+ या Tl का प्लस, ये सभी आयन यदि रहते हैं, तो KCl को हम सॉल्ट ब्रिज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट में है ना, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि Ag+ आयन बन रहा है, Hg2+ आयन बन रहा है, Pb2+ आयन बन रहा है, Tl आयन बन रहा है, तो हम KCl को कभी भी सॉल्ट ब्रिज के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, क्योंकि KCl का जो Cl है वो इन सभी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो AgCl का PPT बना देगा, अवक्षेप का निर्माण कर देगा। और सेल में यदि उसका इलेक्ट्रोलाइट ही जम जाए, वो अवक्षेप बन जाए, तो वो चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे करेगा, ये भी Hg2+ बना लेगा, HgCl2 बना लेगा, ये PbCl2 बना लेगा, है ना। ये क्या बना लेगा, इस चीज़ को हम देख रहे थे, ये PbCl2 बना लेगा उसके साथ, या फिर Tl+ वाला के साथ Cl मिल के बना लेगा टेलुरियम क्लोराइड। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि Ag+ या Pb2+ या Hg2+ या Tl+ वाला अगर रहे तो हम KCl को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज नहीं करेंगे। तो प्रश्न यहाँ ऐसा नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न आपको नीट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सेतु लवक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से KCl का चुनाव करेंगे। काहे करेंगे, तो इसमें केटायन और एनायन का जो है सो स्पीड ऑलमोस्ट सेम होता है, और ये दोनों तरफ से क्या करता है, दोनों सेल में एनोड और कैथोड वाले बीकर को बैलेंस करने का काम करता है।
नेक्स्ट प्रश्न 13 देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का पूछ रहा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यदि आप पढ़े होंगे, यानी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, तो वो बच्चों तापक्रम पे डिपेंड करता है। इंग्लिश वाला इसका प्रश्न नीचे है जो हम दिखा देंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है यानी रेट कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्यों? जैसे बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट हैं यानी रिएक्टेंट हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे ये चीज़ आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि गर्म खाने का सुगंध अधिक दूर तक क्यों जाता है? क्योंकि वो गर्म होने के कारण उनके कणों की जो गति होती है वो अधिक होती है। तो तापमान बढ़ाने से ही गर्म होगा। तो गर्म करने से क्या होगा कि रिएक्टेंट के कण जो है वो काफ़ी तेज़ी से गति कर पाएंगे, और गति करने के कारण क्या होगा कि दो कण आपस में काफ़ी तेज़ी से अधिक चांस है कि वो लड़ेगा, यानी कोलाइड करेगा, टकराव होगा। और जब जब जितना अधिक टकराव होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा यानी उतना ज़्यादा रिएक्शन का दर होगा। क्या होगा? उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का दर होगा। कहाँ से हम रिलेट कर रहे हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रिएक्टेंट के कणों में गति होगी। जितना गति होगा उतना ज़्यादा कण आपस में टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे आपस में उतना ज़्यादा अभिक्रिया होगा, और जितना ज़्यादा अभिक्रिया होगा उतना ज़्यादा उसका दर होगा। ये चीज़ आप याद रखें कि तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है, और अभिक्रिया के दर का जो स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तापमान। ये सभी चीज़ को बढ़ाने से स्थिरांक के कांस्टेंट पे किसी प्रकार का कोई वेग स्थिरांक के कांस्टेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तापमान कैसे हुआ ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे टिक किया हुआ है टेम्परेचर, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इंग्लिश में है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो यूनिट है वो क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही चीज़ जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहे हैं, इसमें आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मोल पर लीटर ब्रैकेट बंद 1 - n पर सेकेंड। पर सेकेंड का बात कर रहे हैं, देखते हैं फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं मोल पर लीटर ब्रैकेट बंद 1 - n पर सेकेंड। तो इसमें आप देखेंगे n का वैल्यू क्या होगा। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको कांस्टेंट यूनिट पूछेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछेगा, तो n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यदि आपको यूनिट पूछे तो n का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो अपने आप निकल जाएगा। क्या निकलेगा? मोल पर लीटर, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एक में -0 करेंगे और इधर कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो ये चीज़ वही चीज़ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक में से 0 घट जाएगा तो यहाँ पे वही होगा, मोल ही बचेगा, पर लीटर ही बचेगा, और पर सेकेंड ही बचेगा। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है, याद करने लायक वो है चीज़ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वही यूनिट जो है क्या होता है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के का जो है रेट का यूनिट वही होता है जो जीरो ऑर्डर का होता है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए इस चीज़ को देख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं शायद आपको उस चीज़ को आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे,
लेकिन इस चीज़ को आपको रिलेट करना है कि जो रेट होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है, वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और यही यूनिट जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी होता है। इससे पहले जो हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहे थे जिसमें एन का वैल्यू, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछा है तो जीरो में एन का वैल्यू जीरो होगा, तो आप एन का वैल्यू जीरो पुट करके उसको कैलकुलेट कर लीजिए। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है तो एन का वैल्यू 1 रख दीजिए। यदि आपसे तो पर सेकेंड सिर्फ आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यदि कोलाइडी कणों में गति आया है तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, यानी वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों में गमन, उसका मूवमेंट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, वैद्युत कण संचलन बोलेंगे या इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो भौतिक अधिशोषण में जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आपका वंडरवाल फोर्स होगा। काफ़ी कमज़ोर बल काम करता है, यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन का बात हो रहा है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्स के कारण क्या है कि सतह पे कोई पदार्थ जाके चिपकता है, किसके कारण, वंडरवाल फोर्स के कारण। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण कोई पदार्थ किसी के सतह पे जाके चिपकता है ना। तो यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण का बात हो रहा है, तो इसमें जो है वो बल लगता है, वो कौन सा, वंडरवाल फोर्स, याद रखिएगा। कई बार फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स होगा। सहसंयोजक बंध कहाँ पे होता है, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता है, रासायनिक अधिशोषण में। सहसंयोजक बंध कहाँ पे होता है, तो रासायनिक अधिशोषण में। वंडरवाल फोर्स कहाँ होता है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एंजाइम हैं, एंजाइम क्या है बच्चों, तो सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। इस चीज़ को हम बार बार क्लासरूम में भी बोलते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हैं। इसको फिर से सुनिए, सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम क्या है, थोड़ा सा, सभी एंजाइम क्या है बच्चों, इसमें मिस्टेक हो जाता है, अचानक से कुछ चीज़ जो नहीं आना चाहिए वो आ जाता है। तो देखते हैं कि सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम यहाँ पे प्रोटीन होगा। सभी एंजाइम बच्चों प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से एक छोटा यूनिट होता है, यानी कि जब, अब प्रोटीन कैसे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है। जब लाखों हजारों अमीनो एसिड एक साथ मिल जाते हैं और चेन का निर्माण कर लेते हैं तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन से छोटा चेन वाले ही जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आपको याद क्या रखना है कि सभी एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, जस्ट उल्टा बात कर रहे हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो जल के जब पृष्ठ तनाव कम कर दे उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं सरफेक्टेंट, यानी पृष्ठ सक्रिय कहते हैं उसको, है ना। पृष्ठ तनाव कम करने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट बोलते हैं। जैसे जिसका उदाहरण हम लिख दिए हैं, डिटर्जेंट। आप यदि कपड़ा धोते होंगे तो डिटर्जेंट पाउडर पानी में डालने के साथ ही पानी का जो है वो देखते होंगे कि सरफेस टेंशन जो है, यानी पृष्ठ तनाव है, वो काफ़ी कम हो जाता है और छूने में काफ़ी सॉफ्ट लगने लगता है ना। तो वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है, यानी का सब्सटेंस विच लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज क्या कहलाएगा, सरफेक्टेंट कहलाएगा या पृष्ठ सक्रिय कहलाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन
लायोफिलिक कोलाइड नहीं है ना, लायोफिलिक कोलाइड के नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ का मेंशन कर दिए हैं कि फॉग इज़ एन एरोसोल टाइप ऑफ कोलाइड इन विच लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, है ना। तो देखिए लायोफिलिक जो पूछा गया है, लायोफिलिक का मतलब होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, सॉरी यहाँ हमको पी लिखना चाहिए था, है ना। फेज और मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, तब उसको बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड है ये। यदि ये दोनों के प्रति आकर्षण नहीं है तब बोलेंगे क्या है वो, यहाँ पे लायोफोबिक है, एक दूसरे से क्या है, नफरत है, डर है। यहाँ पे फिलिक है, फिलिक का मतलब ही लव होता है, लव होता है। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव होता है। जैसे आप निकिलियोफिलिक के बारे में पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में पढ़े होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो न्यूक्लियस को लव करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ क्या है कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, फेज और मीडियम के बीच में एक अच्छा आकर्षण है तब उसको बोलेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड है। तो इसका बेस्ट उदाहरण कौन सा होगा, इसका बेस्ट उदाहरण मिल्क होगा, गम होगा, ब्लड होगा। यानी कि लायोफिलिक कोलाइडल का उदाहरण ये सब है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, तो कौन नहीं है, फॉग नहीं है। लायोफिलिक का उदाहरण कौन नहीं है, फॉग नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये क्या है, फॉग एक एरोसेल है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो डिस्पर्स होता है किस में, गैस में, और दोनों के बीच में यहाँ पे उस तरीके का अट्रैक्शन नहीं रहता है ना। लिक्विड जो है वो डिस्पर्स है किस में, गैस में। यानी यहाँ पे मीडियम का काम, डिस्पर्स मीडियम का काम कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, और डिस्पर्स फेज कौन है, लिक्विड है ना। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें से फिर से हम 20 या 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की ऐसे डिटेल में अगर हम आपके साथ प्रश्न को डील कर रहे हैं तो आप प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, या उसमें से सभी ऑप्शन को आप प्रश्न के साथ रिलेट करके आप एक वर्साटाइल कंसेप्ट जो है सो डेवलप कर पा रहे होंगे, ताकि उस कंसेप्ट से यदि प्रश्न को घुमाया भी जाए, इसी प्रश्न में यदि है सो पूछा जाए घुमा के, तो आप उस प्रश्न का उत्तर करने के लिए सक्षम रहेंगे। जैसे देखिए हम 20 में ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर पूछ दे कि नहीं है, तो नहीं है वाला में हम फॉग को टिक करेंगे। अगर इसी प्रश्न में पूछ देता कि लायोफिलिक कौन है, तो कौन कौन हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, गम भी हो सकता है, या ब्लड भी हो सकता है। जो हमारे शरीर में खून है वो भी एक लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है ना। फॉग क्या है, तो फॉग एक एरोसोल है जो लिक्विड है, डिस्पर्स रहता है किसमें, गैस में। गैस क्या है, तो डिस्पर्सन मीडियम है, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्स फेज है। बार बार हम बोल रहे हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम है सो मीडियम कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको फेज कहते हैं। तो आप फॉग देखेंगे, फॉग का मतलब कोहरा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे उनके लिए, जैसे अभी ठंड की मौसम आ रहा है तो कोहरा आपको सुबह सुबह मिलता है। तो कोहरा क्या है, एक प्रकार का एरोसोल का उदाहरण है जिसमें हवा में नमी घुला हुआ रहता है, हवा में नमी घुला हुआ रहता है। यानी हवा का मात्रा ज़्यादा है तो वो माध्यम हो गया, नमी घुला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को ही देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस वीडियो को लेकर के मैं खुद ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। इसके बाद आने वाले सभी वीडियो में हम बहु प्रश्नों के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे और इन डिटेल चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस चैनल पे आप बने रहें, वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी करते रहें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।